हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। वेदांत क्लासेस नैनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और यहां पर हम करते हैं क्लास 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी। अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप चैनल से हमेशा जुड़े रहो। जो डेली वीडियोज़ आपको मिल रही हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट की, उन्हें अच्छे से कवर करते रहो, उनकी नोट्स प्रिपेयर कर रहो। और स्पेशली एनसीईआरटी कोर्स चल रहा है, एनसीईआरटी बूस्टर कोर्स चल रहा है, तो एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखो क्लास करते समय और उस पर मार्क करते चलो कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकती हैं, जिनसे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलो, मैं आपकी फिजिक्स की क्लास लेता हूं और अब तक के फिजिक्स की क्लासेस में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सारी बातें कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स का जो फोर्स है, अगर बहुत सारे चार्जेस हो जाए, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को देखा था दो चार्जेस के बीच। जब भी दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स था उसको आप लोगों ने कूलम्ब्स फोर्स कहा था और उस फोर्स का फॉर्मूला डिफाइन किया था F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोगों ने लिखा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखा था। यहीं पर इसका हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म भी देखा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा था कि F वेक्टर फोर्स का जो वेक्टर था आपका F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम निकाल लें दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2, तो ये था आपका Q1 और Q2, क्योंकि Q1 और Q2 वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, डिवाइड बाई R12 का स्क्वायर या फिर मॉड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पर था आपका R12 कैप। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ क्या है, इसकी बात हम लोगों ने कल की क्लास में कर ली है। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो तो पहले जाकर के उस क्लास को देख लो, तो आपको लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे भी आप पूरी चीज़ें समझोगे, लेकिन अगर थोड़ा बेसिक तैयार रहेगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और रिलेटेबल लगेंगी। देखो, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर अब ये दो चार्ज ना होकर के क्या हो जाए, बहुत सारे चार्ज आ जाए। अभी तक दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स था उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12 कैप। मैंने आपको बताया था ये जब टोपी पहना दोगे तो वो केवल और केवल क्या बताता है, डायरेक्शन। यहां तक की बात क्लियर थी। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसे आप कहते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसी को आप किस नाम से जानते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी को आप किस नाम से जान रहे हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। चल, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत सिंपल सा है। अगर एनसीईआरटी देखोगे तो देख के तुम्हें थोड़ा सा लगेगा यार क्या मैथ्स, बहुत सारी मैथ्स यूज हो गई है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको बेसिक नॉलेज के साथ समझ लोगे ना तो एकदम इजी है। अगर दो चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर एक थर्ड चार्ज ले आए, मान लो इस वाले चार्ज पे हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस वाले चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो जब पहला चार्ज पार्टिकल था, पहला वाला पहले वाले पे फोर्स लगा रहा था तो एक फोर्स लग रहा था। कुल मिलाकर कितने फोर्स लग रहे थे, एक फोर्स। लेकिन अगर यहीं पर एक और चार्ज पार्टिकल ले आओ, थर्ड चार्ज पार्टिकल, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल भी क्या कर रहा है, इस पहले वाले पे एक फोर्स लगा रहा होगा कुछ इस तरीके से। हाँ, सबको हम पॉजिटिव अभी मान के चल रहे हैं कि सारे चार्ज जो मैं ले रहा हूं वो कैसे हैं, पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, कोई इसमें डाउट तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि अभी हम केवल पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करें, एक और चार्ज पार्टिकल ले आए, फोर्थ वाला भी पहले पे फोर्स लगाएगा। फिफ्थ ले आए, फिफ्थ वाला भी पहले पे फोर्स ले आएगा। और केवल दो के बीच देखो, मतलब या तो पहले वाले और दूसरे वाले के बीच देखो, तो उस फोर्स का भी फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से ही होगा। या तो फिर फर्स्ट वाले और थर्ड वाले के बीच में देखो तो इनके बीच का भी फॉर्मूला जो होगा कूलम्ब्स लॉ से होगा। या फिर फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले के बीच देखो, इनके बीच भी कूलम्ब्स लॉ से होगा। और या फिर फर्स्ट वाले और फिफ्थ वाले के बीच देखो तो इनके बीच भी क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ के ही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे,
तो टोटल फोर्स यही कह दिया कि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर कभी कोई क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है तो उसका जो एडिशन होता है वो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अगर कभी कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन डिफरेंट होता है, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। जैसे आप लोग क्या कहते थे, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। दो लॉ थे, पढ़े थे आपने, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। जितने सारे अदर फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लग रहे हैं उनका वेक्टर सम कर दो, उनको ऐड करना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल अदर चार्जेस। ध्यान से देखो, जो डायग्राम बना है उसको समझते हैं। यहां पर आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है Q2, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है Q3 और यहां पर है आपका चार्ज पार्टिकल Q1। थोड़ा सा इसको चलो बड़ा करते हैं स्क्रीन को। चलो इस डायग्राम को अब देखो। अगर डायग्राम आप नोटिस करोगे तो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है Q2, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है, Q2। यहां वाले चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया है, Q3, और इस पे क्या नाम दिया गया है, Q1। जो Q2 है आपका वो Q1 पर एक रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, देखो यहां पर ड्रॉ किया गया। Q3 आपका जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको यहां पे ड्रॉ किया गया। अब अगर दो फोर्सेस, एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगेगा, और दोनों के आप क्या करते हो, दोनों के ही पैरेलल फोर्स ड्रॉ करते हो और ऐसे डायगोनली लाइन खींच देते हो और इसको कहते हो रिजल्टेंट फोर्स है। देखो क्या सेम चीज यहां पे ड्रॉ हुई है, नोटिस करिए। ये देखो डायग्राम में एनसीईआरटी का जो आपका डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग सेम चीज यहां पे दिखाई गई है। ये है आपका, यहां पर Q2 है, Q2 ने एक फोर्स इधर लगाया हुआ है, Q3 ने एक फोर्स ऊपर लगाया हुआ है, इनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ हुई हैं और ये आपका बन गया है मेजर फोर्स। अब इसी के अलावा बहुत सारे चार्जेस हैं, देखो यहां पर क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ये वाला चार्ज क्या है, यहां पर Q1 है, यहां पर Q5 है, Q3 है, Q4 है, Q2 है। तो ये सारे मिलकर के क्या लगा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। देखो Q2 वाला फोर्स लगा रहा है इधर, Q5 वाला फोर्स लगा रहा है इधर, Q3 वाला फोर्स लगा रहा है इधर, और जो भी और अदर चार्जेस बटे हैं, Q2 भी था, Q3, Q4, Q5, Q4 फोर्स लगा रहा है इधर। ऐसे सारे चार फोर्सेस हो गए। अब इन सभी का क्या निकालना है आपको, वेक्टर सम निकालना है। सबका वेक्टर सम कर देंगे, जो आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया आपका। यही आपका केवल केवल क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, या फिर फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसी को आप कहते हो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर आपको समझ गए हो तो यहां पर कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है इसको समझ लेते हैं। चलो देखो, अगर इस एनसीईआरटी को आप अगर रीड करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बस मिडिल में एक पैराग्राफ लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी यहां पर पढ़ने लायक जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पर बोला गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट द फोर्स ऑफ एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। मतलब एक समय पर हमें क्या लेना है, एक ही चार्ज लेना है, दो चार्ज को एक साथ नहीं लोगे, एक समय पर एक चार्ज लोगे, उससे जिस चार्ज पर आप फोर्स निकाल लो उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये आपको बात करनी है। दिस इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई दूसरा चार्ज भी आ गया है तो उसके कारण दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो अनअफेक्टेड होता है। इसी टर्म को नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस ये पैरा आपका काम का था, यहां पर बाकी कुछ भी पढ़ने की यहां पे जरूरत नहीं है। डायग्राम आप समझ चुके हैं। इसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसे आप लोग क्या कहते हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ आपको यहाँ पे मिल गया है। अब इसी के तरीके आप क्या लिखोगे, ये पहले और दूसरे चार्ज पार्टिकल के बीच में, इसी तरीके से दूसरे तीसरे के बीच में क्या होगा। चलो, तो फोर्स बिटवीन 1 and 2 अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स बिटवीन 1 and 2, तो ये हो गया F12। बेसिकली हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और यहां पर हो गया R12 कैप। सिमिलरली अगर हम निकालें फोर्स बिटवीन 1 and 3, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 स्क्वायर, और फिर R13 का कैप। सिमिलरली फोर्स बिटवीन 1 and 4, ये क्या मिलेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 स्क्वायर, और यहां पर आपको मिल जाएगा R14 कैप। अगर इसी तरीके से n पार्टिकल होता, मतलब फोर्स बिटवीन 1 and nth पार्टिकल, हमें नहीं पता n कौन सा नंबर है, तो वहां पे फोर्स हो जाता फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn डिवाइड बाई R1n स्क्वायर, और ये हो जाएगा R1n कैप। जब आप इनका सम करोगे, मतलब टोटल फोर्स निकालोगे ऑन चार्ज Q1, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ F वेक्टर विल बी व्हाट, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी टर्म रहेंगे आप F1n वेक्टर यूज कर सकते हो। सिंपल, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, वेक्टर सम लगाया हुआ है। F12 वेक्टर आपको क्या मिलेगा, इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12 कैप, प्लस सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर, एंड दिस इज R13 कैप। सिमिलरली n टर्म तक जो आपको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है Q4 के लिए और फिर Qn के लिए। तो देखो, अगर हर जगह आप देखोगे तो एक टर्म कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है और Q1 भी कॉमन है। तो अगर इसको कॉमन ले ले तो इनसाइड ब्रैकेट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपॉन में R13 स्क्वायर R13 कैप एंड डॉट 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 सो ऑन प्लस Qn अपॉन में R1n स्क्वायर R1n कैप। जब कुछ ऐसा फंक्शन आपको मिल जाता है, देख रहे हो आप 2 3 4 5 6 n और अपॉन में 1 2 1 3 1 4 ऐसे चलता है, तो आप इसको लिख देते हो समेशन के फॉर्म में, जो मैथ्स कहता है। तो अगर एनसीईआरटी की तरफ बढ़े तो देखो एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं, हर एक पॉइंट को समझते चलते हैं। देखो, सबसे पहले उसने लास्ट पेज में अगर आपको याद हो तो F12 निकाला था, अब यहां पे क्या कर रहा है वो F13 देखो उसने निकाल दिया, फिर F1 और F1 को क्या लिख दिया, मतलब फोर्स ऑन 1 क्या बोल रहा है, thus the total force on F1 on Q1 due to the two other charges is going to be F12 plus F13, और दोनों के वेक्टर फॉर्म को यहां पे रख दिया गया है, देख रहे हो आप। फिर अगर n नंबर ऑफ सिस्टम आ जाए, नेक्स्ट लाइन में यहां पे क्या बोला, इस पैसेज में क्या बोला कि n नंबर ऑफ सिस्टम आ जाए। देखो, कभी भी ऐसे लाइन मिले इनसे डरना नहीं है, सीधे क्या बोलते हैं कि n चार्जेस हैं, उनके कारण n फोर्सेस लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, द वेक्टर सम ऑफ ऑल ऑफ देम। मैंने आपको कल ही बताया था कि एनसीईआरटी क्या करता है, वेक्टर के लिए बोल्ड यूज कर सकता है, बोल्ड लेटर्स मतलब डार्क लेटर्स, उन लेटर्स को आप देखोगे तो थोड़ा सा डार्क लिखे रहते हैं। फिर इन सभी का पूरा क्या लिखा हुआ, वेक्टर सम, इसको समेशन के फॉर्म में लिख दिया।
समेशन के फॉर्म में देखो क्या लिखा हुआ है, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज छोड़ा हुआ है। देखिए Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज छोड़ा हुआ है और समेशन लगाया हुआ है I इज इक्वल टू 2 to n और यहां पर लिख दिया हुआ है QI अपॉन में R1I स्क्वायर और R1I कैप। ये हो गया है द टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल 1। देखो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और रियलिटी बताओ तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पे भी काम नहीं आता। क्वेश्चन में तो लगाना है यार, वेक्टर का लॉजिक है। वेक्टर का लॉजिक जो 11 में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, और 11th में लॉजिक कभी ऐसा पढ़ा था क्या? तो ये बस आपको एक कह लो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझाने के लिए आपको फंक्शन का दे दिया है कि फॉर्मूला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है वो दिया हुआ है। लेकिन जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना तो आप वो वेक्टर वाले लॉजिक्स अप्लाई करोगे जो आप क्लास 11th में पढ़े थे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो वाले अप्लाई करोगे। चलो उसको समझते हैं। उसके लिए आप हम लोग समझने जा रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहां तक की सारी बातें क्लियर है, इसे मैं रफ कर देता हूं और हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो एग्जांपल्स दिए गए। चलो पहला एग्जांपल है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। चलो पहला एग्जांपल यहां पे कह रहा है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 विच आर इक्वल टू Q। मतलब 3 चार्जेस आपको लेने हैं और उनकी वैल्यू जो उनका मैग्नीट्यूड है वो Q दिया हुआ है। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ है यहां पर और इसके कह रहा है कि वर्टिसेस पे Q1, Q2 एंड Q3 3 चार्जेस रखे गए हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम है। Q1 इज इक्वल टू Q है, Q2 इज इक्वल टू भी Q है और Q3 इज इक्वल टू भी क्या है, Q है। इस जो ट्राइंगल है इसका जो साइड लेंथ है वो L दिया हुआ है आपको। दे आर आस्किंग व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q विद द सेम साइन एज प्लस एज Q। मतलब अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो यहां पे भी जो फोर्थ चार्ज आया है एक बिगर Q आया है जिसको हम बिगर Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड विच इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एज सोन इन द फिगर। देखो देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहां सेंटर पॉइंट पे इस बड़े वाले चार्ज Q को रखा हुआ है। चलो इसको समझते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर Q, यहां सेंटर पे है बिगर Q, फिर एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर Q और फिर एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर Q। देखो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि फोर्स किस चार्ज पार्टिकल के कारण किधर को लग रहा है। तो ड्रॉ करते हैं इसे। चलो जो चार्ज पार्टिकल सबसे टॉप पे मैं उसे Q1 सपोज कर रहा हूं, Q1 के कारण यहां पर होगा क्या, रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और जो चार्ज पार्टिकल का रिपल्सन हो रहा है वो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। इस वाले Q के कारण जो रिपल्सन हो रहा है वो फोर्स लगा रहा है इधर को और इस वाले Q के कारण जो रिपल्सन हो रहा है वो फोर्स लगा रहा है इधर को। देखो टोटल 3 फोर्सेस Q जो सेंट्रॉइड पर रखा था उसमें हमें मिल गए। एक फोर्स आपका लग रहा है डाउनवर्ड जिसको हम लोगों ने डाउनवर्ड शो किया है, वो ये वाला फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, और ये है फोर्स ड्यू टू 1। ये वाला चार्ज पार्टिकल Q2 था तो इधर साइड वाला जो फोर्स जा रहा है ये जा रहा है आपका F2 और जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है Q3 इसके कारण जो फोर्स लग रहा है ये जा रहा है F3। क्या सबके कारण अगर ध्यान से सोचो तो यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब सारे फोर्सेस क्या है, सेम है। ये वाला भी फोर्स, ये वाला भी फोर्स और ये वाला भी फोर्स क्या है, सेम है। अब बात आती है कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो लैमीज थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर यहाँ के एंगल पता चल जाए तो उसका आपने रिलेशन जानते थे। अगर मैं इस वाले को अल्फा कह दूं, इस वाले को बीटा कह दूं, इस वाले गामा कह दूं तो आपने पढ़ा था F1 अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन में साइन गामा। लेकिन अगर यहां पर हमें टोटल फोर्स निकालना हो तो टोटल फोर्स के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई से करें कि जो दो फोर्सेस कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, एक लग रहा है आपका F2 वाला फोर्स और एक लग रहा है आपका F3 वाला फोर्स, इन दोनों का वेक्टर सम कर दें। इन दोनों के वेक्टर सम के लिए देखो दोनों फोर्सेस ऐसे जा रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों के अगेंस्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइंस। तो एक इस वाले F3 के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ पैरेलल लाइन और एक ड्रॉ हुआ F2 के अगेंस्ट पैरेलल लाइन, और डायगोनली इस लाइन को ऐसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये इन दोनों का है तो यह है F23, ये क्या आया F23। एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है F23 के लिए,
क्या हो सकता है, या फिर अगर कभी भी वेक्टर फॉर्म में आपको यूज करना है तो फोर्स के लिए आप फॉर्म लगा सकते हो F इज इक्वल टू विद इन रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालते हैं आप, फोर्स रिजल्टेंट, इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, F2 और F3 को कंबाइन करना है। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एक फोर्स हमें मिलेगा, किस डायरेक्शन में मिलेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। जो फोर्स हमें मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिल रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है। अब दो फोर्स हो गए हमारे पास, इस वाले फोर्स को हम लोगों ने नाम क्या दिया, F23। अब हमारे पास केवल कितने फोर्सेज हैं, दो फोर्सेज हैं। एक फोर्स आपका लग रहा है ऊपर की तरफ जिसे आप नाम देते हो F23, और एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ जिसे आप नाम दे रहे हो F1। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, या टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F R विल बी F23 माइनस F1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, जस्ट अपोजिट। ध्यान देना, ये वेक्टर सम ही है कि अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे तो आप दोनों को ऐड कर दो उनका रिजल्ट फाइंड करने के लिए, F1 प्लस F2 कर दो, और अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो आप क्या कर दो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए F1 माइनस F2 कर दो। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पर उन्होंने क्या फिगर आउट किया है, डिस्टेंस फिगर आउट किया है कि A से इस वाले पॉइंट O के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी उसको निकाला है, और यहां पर उन्होंने बताया कि AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अगर ये सारी डिस्टेंसेस बराबर हैं तो जो फोर्सेस हैं, मतलब ये F1 F2 और F3 था, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखो यहां पर फोर्सेस की वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा रुको इसको लार्ज कर देते हैं। चलो यहां पर देखो फोर्सेस की वैल्यू निकाला, F1 F2 एंड F3 की वैल्यू निकाला है। फिर उसके बाद क्या किया, F2 और F3 को कंबाइन किया, F2 और F3 को देखो कंबाइन कर दिया। जब F2 और F3 को कंबाइन किया है तो उसके बाद जो टोटल फोर्स है वो अलोंग OA था, तो पैरेललोग्राम लगाया और F2 और F3 को कंबाइन करके ये वाला फॉर्मूला निकाला। इसके बाद क्या लगाया, देखा कि जो फोर्सेज आ रहे हैं, जो डाउनवर्ड जा रहा था ये फोर्स F1 था, जो इधर फोर्स जा रहा था ये फोर्स F2 था, और जो इधर फोर्स जा रहा था ये फोर्स F3 था। जो इनका कॉम्बिनेशन निकाला था F23, देखो वो भी F1 के बराबर आया है, वो भी फोर्स किसके बराबर आया, F1 के बराबर आया। तो F23 इज इक्वल टू कितना आया, F1 आया। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था F23 माइनस F1, और अगर दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, मतलब एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हैं, और एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है 1.6। यहां पर आपसे ट्रायंगल दिया है और यहां पर आप वर्टिसेस पे जो रखे गए हैं चार्ज पार्टिकल, उन पर ही नेट फोर्स आपसे पूछा जा रहा है। रीड करते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द 3 चार्जेस Q, Q एंड माइनस ऑफ Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम जो दिया गया है, इसके वर्टिसेस पे क्या रखे गए हैं, चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, सभी चार्ज पर फोर्स निकालना है। देखो इसको मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल तो नहीं है आपका, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये वाला। चलो ये है हमारा ट्रायंगल। यहां पर इसके हर एक पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल है। यहां पर हम लोगों ने सपोज कर लिया है माइनस ऑफ Q चार्ज पार्टिकल है, यहां पर प्लस ऑफ Q चार्ज पार्टिकल है, और यहां पर भी प्लस ऑफ Q चार्ज पार्टिकल है। प्लस लिखा नहीं जाता है बट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर है। ये वाला है माइनस, ये वाला है प्लस, और ये भी है प्लस। इनको थोड़ा सा नेमिंग दे देते हैं। इसे कह दे रहे हैं Q1, इसे कह दे रहे हैं Q1, इसे कह देते हैं Q2, और इसे कह देते हैं Q3। चलो देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या होंगे। अगर 1 पे बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली यहां पर बात कर रहे हैं, तो 1 पर जो फोर्स आएगा, देखो 2 के कारण, क्या 2 प्लस 1 भी प्लस, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर रिपल करेंगे तो ये फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स को आप नाम दे देंगे F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो नाम क्या दे दिया हमने, F1
ये वाला रिपल्सन का था। अब Q3 देखो, क्या Q3 अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है? तो Q3 हमें लग रहा है अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये दो फोर्सेस लग गए किस चार्ज पार्टिकल पर? Q1 पे लगे। एक फोर्स लगा है आपका इधर की तरफ और दूसरा फोर्स लगा है इधर की तरफ। वेक्टर सम क्या कहता है? अगर यहां पे इनके बीच का एंगल पता चल जाए, ये थीटा क्या होता है? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बहुत इजी सी बात है कि जो इनसाइड एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल होता है 180 डिग्री। तो आप डायरेक्टली फॉर्म लगा दो, रिजल्टेंट का एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विद इन रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बस हमें ये फॉर्मूला निकालना है। F1 क्या हो गया? F12, F2 क्या हो गया? F13, थीटा आपको 120 डिग्री मिल गया है और सारी वैल्यूज रख देना, आंसर मिल जाएगा। F12 और F13 कैसे निकालेंगे? अगर किसी के मन में ये डाउट है तो उसके लिए कूलम्स लॉ तो पढ़ा ना हम लोगों ने। केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताओ। F12 क्या हो जाएगा? वो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R ऑफ 12 का स्क्वायर। और सिमिलरली आपको मिलेगा F13 भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर। हो गया। इसकी वैल्यूज निकालनी है आपको, यहां से यहां पर पुट कर देना है, आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकेंड चार्ज पार्टिकल पे देखो, सेकेंड वाला नेगेटिव था और बाकी दोनों पॉजिटिव है। तो अगर बाकी दोनों पॉजिटिव है और सेकेंड वाला नेगेटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जो थर्ड वाला, सेकेंड वाला मैंने बोल दिया, थर्ड चार्ज पार्टिकल का लीजिए, जो नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दोनों जो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव वाले को अपनी तरफ बुलाएंगे। इसे ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके से, दोनों अपनी तरफ बुला रहे हैं और जब दोनों अपनी तरफ बुला रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा, कैसे ड्रॉ होगा? रिजल्टेंट आ जाएगा मिडिल में कुछ इस तरीके से। फॉर्मूला फिर से सेम अप्लाई करोगे। यहां पर जो एंगल है, क्योंकि इनसाइड एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। थर्ड चार्ज पार्टिकल जो आपका, या सेकंड चार्ज पार्टिकल जिसको आप लोगों ने Q2 कहा था, जो ऑलरेडी प्लस था, तो Q3 के कारण उस पर जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन का, और Q1 के कारण जो उस पर फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन का, और Q3 का जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया? अट्रैक्शन का। तो ये हो गया फोर्स 2 ऑन ड्यू टू 3 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फिर से सेम लॉ अप्लाई करेंगे आप, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका आपको डायगोनली मिल जाएगा फोर्स, और फोर्स को निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगा देंगे? F रिजल्टेंट इज इक्वल टू विद इन रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इस तरीके से आप करोगे, आपको ये पूरा फाइनल आंसर मिल जाएगा कि जो सम ऑफ द फोर्सेस है वो क्या आ रहा है। अगर सभी तीनों चार्जेस का जो फोर्स निकाला गया है वो आपको यहां पर दिख रहा है कि 0 है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ये बात कह रहा है कि अगर जो यहां पर रिजल्ट आया है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। एक लाइन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कहना चाह रहा है ये। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करना चाहता हूं। यहां पर उन्होंने निकाला है सम ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीनों चार्जेस थे, पहले उन पे उनका फोर्स निकाला, इस वाले पर फोर्स निकाला, मान लेते हैं इसे F1 था, इस वाले पर फोर्स निकाला, इसे मान लेते हैं F2 था, और इस वाले पे फोर्स निकाला जिसे मान लिया F3 था। तो इन्होंने इसका सम किया और क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 और इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब अगर तीनों चार्ज पार्टिकल वहां पर थे तो तीनों चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला ओवरऑल फोर्स क्या हो गया? 0। क्योंकि हमेशा जो कूलम्स लॉ होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का तीसरा नियम न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब टोटल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी सिस्टम पे निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसी बात को यहां पर लिखा हुआ है कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एंड इट इज नॉट अ सरप्राइजिंग रिजल्ट because Coulomb's law always follows Newton's third law. That's why this is the proof of this. हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर फोर्सेस ड्यू टू मेनी चार्जेस ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। कूलम्स फोर्स यहां पर एंड हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में आपसे डिस्कस किए जाएंगे। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर से कल से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।